फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निको स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 चैप्टर 16 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन के एनसीईआरटी ऑडियो बुक। सो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो प्लीज चेक दिस पीडीएफ एंड बिकॉज इन एनसीईआरटी पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनीय अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनीय अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग कहते हैं। अनेक अस्थिर मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम या गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटैलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजन अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई तलीय, उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरियोत्सर्जी यूरियोटैलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचय द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिका या पेस्ट के रूप में करता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में यह जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आदि वृक्क प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटीहेलमिन्थी, चपटेक्रमी जैसे प्लेनेरिया, रोटी पर कुछ एनेलिड, सिफलोकॉर्डेटा, एम्फिओक्सिस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव्यों के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। केंचुओं व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। सिलचटों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेल्पी की नलिकाएं पाई जाती है। मेल्पी की नलिकाएं नाइट्रोजनीय अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा, प्रॉन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगी ग्रंथियां, एंटीनल ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। 16.1 मानव उत्सर्जन तंत्र डायग्राम इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के भी। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। चित्र 16.1 वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्ष और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120-170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्केव सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार का रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेप प्रोजेक्शन को चेशक या कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंकुआकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बटा होता है, जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें वर्तिनी के स्तंभ कॉलम्स ऑफ वर्तिनी कहते हैं। चित्र 16.2 प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, जो क्रियात्मक इकाई हैं। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ, ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा वृक्कीय धमनी की शाखा अविवाही धमनिकाओं
से बनी कोशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। रक्त नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा वोमन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और वोमन संपुट मिलकर मैलपी की काय अथवा वृक्क कड़ी का कार्पस बनाते हैं। वोमन संपुट से एक अतिकुंडलीय समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार का हैंडलेट लूप पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलीय नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चेस्टों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्क के श्रोणि में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हैंडलेट लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हैंडलेट लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणु के हैंडलेट लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु जुक्तामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क की नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हैंडलेट लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक खासित होती है। 16.2 मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण में 3 प्रमुख प्रक्रियाएं सम्मिलित है: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्काणु द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जा सकता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, वोमन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। वोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणुपोडोसाइट्स कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रहते हैं। इन निस्यंदन खांच या खांच छिद्र श्रेष्ठ स्पोर कहते हैं। इन झिल्लियों में रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर जीएफआर कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छीय निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क तल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसान गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावन के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद जो है वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनोन, लाइनेब्लस इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय द्वारा होता है, निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल, आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। 16.3 वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व सतह से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनरावशोषण इसी भाग द्वारा करते हैं। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के व्यस्त तथा आयनीय संतुलन को इसे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्यंद में स्रावन और SCO3- का पुनरावशोषण करती है। हैंडलेट लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरा काशीय तरल की परासनता के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैंडलेट लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य लेकिन विद्युत अपघट्यों का अवशोषण सक्रिय निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु डाइल्यूट होता जाता है। ये डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पूरा आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं।
डीसीटी विशेष परिस्थितियों में N+ और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। संग्रह नलिका ये लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतराकाशी की परासन्नता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। चित्र 16.5 16.4 निस्यंद क्षनिक को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न पर होता है। हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतर भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि वल्कुट की ओर 300 ऑस्मोल प्रति लीटर से आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 ऑस्मोल प्रति लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इस प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाश को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज में अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। चित्र 16.6 हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के हाथ को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। 16.5 वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि सानिध्य कुछ उपकरण जेजी और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन या शरीर तरल आयतन और आयनीय सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रण हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करती है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करती है। इससे रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। एडीएच की जटिल नियमनकारी भूमिका गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब, जीएफआर में गिरावट से जी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देती है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड अधिवृक्क वल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में Na+ तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्त दाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF से वाहिका विस्फारण, रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। 16.6 मूत्रण। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र बढ़ जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप से संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु प्रेरक संदेश आ जाता है, जिससे मूत्र उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय, जिसकी pH 6 होती है
होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचय विकारों के ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रियाओं जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन की उपस्थिति कीटोनूरिया मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। 16.7 उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस यकृत त्वचा भी उत्सर्जित अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करती है। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषध आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा रखना है, लेकिन ये ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों को उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, एमोन जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। कि आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। 16.8 रक्त विकृतियां। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपारिन जैसा कोई थक्कारोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडली सेलोपेन नली होती है और ये ऐसा द्रव से घिरी होती है जिसका संगठन नाइट्रोजन अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोपेन झिल्ली से अपोहनीय द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनीय द्रव में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होता है, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपारिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधित दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, जिसे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। रिनल कैल्काई वृक्क में बनी पथरी या घुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्सीडेट आदि। गुच्छ शोथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता। चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम समरी रीड कर लेते हैं। शरीर में विभिन्न क्रियाओं द्वारा कई नाइट्रोजनिक पदार्थ आयन, CO2, जल आदि इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें से अधिकांश शरीर को समस्थापन करने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। भिन्न प्राणियों में नाइट्रोजन अपशिष्टों की प्रकृति, उनका निर्माण, उत्सर्जन विभिन्न प्रकार से होता है, जो मुख्यतः जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उत्सर्जित किए जाने वाले मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि हैं। आदि वृक्क की प्रोटोनेफ्रिया वृक्क मैल्पी की नलिकाएं, हरित ग्रंथियां और वृक्क प्राणियों के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। ये न केवल नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, बल्कि शरीर द्रवों में आयनीय और अम्ल क्षार संतुलन भी बनाए रखते हैं। मानव के उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग सम्मिलित है। प्रत्येक वृक्क में एक मिलियन नलिकाकार संरचना वृक्काणु है। वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई है और उसके दो भाग होते हैं, गुच्छ और वृक्क नलिका। गुच्छ अविवाही धमनिकाओं से बना कोशिकाओं का गुच्छ है, जो कि वृक्क धमनी की सूक्ष्म शाखाएं होती है। वृक्क नलिकाओं का प्रारंभ दोहरी भित्तियुक्त बोमन संपुट से होता है, जो आगे समीपस्थ संवलित नलिका PCT और दूरस्थ संवलित संवलित DCT नलिका में विभेदित हो जाते हैं होती है। कई वृक्काणु की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एकत्रित होकर संग्रह नलिका बनाती है, जो अंत में मध्याह्न पिरामिड से होकर वृक्क की श्रोणी में खुलती है। बोमन संपुट एक गुच्छ मिलकर मैल्पी की काय या वृक्क कणिका कार्पसल बनाता है। मूत्र निर्माण में 3 प्रमुख क्रियाएं हैं: निस्यंदन, पुनरावशोषण और स्रवण। निस्यंदन गुच्छ द्वारा कोशिकाओं के रक्तदाब का उपयोग कर संपादित की जाने वाली अचयनात्मक प्रक्रिया है। गुच्छ द्वारा बोमन संपुट में प्रति मिनट 125 ml निस्यंद बनाने के लिए प्रति मिनट 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। GFR वृक्काणु के विशेष भाग देखिए कि GFR के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निस्यंद के 99% भाग का वृक्काणु के विभिन्न भागों द्वारा पुनरावशोषण किया जाता है। समीपस्थ संवलित नलिका PCT पुनरावशोषण और चयनात्मक स्रावण का मुख्य स्थान है। वृक्क मध्यांश अंतराकाशी में हैंले लूप परासरण
प्रवणता 300 ऑस्मो प्रति लीटर से 1200 ऑस्मो प्रति लीटर को नियमित करने में सहायता करता है। दूरस्थ संवर्धित नलिका और संग्रह नलिका जल और विद्युत अपघट्यों का पुनरावशोषण करती है, जो परासरण नियमन में सहायक है। शरीर तरल के आयनीय साम्य और उसके पीएच को बनाए रखने के लिए नलिकाओं द्वारा K+ और NH3 निस्यंद स्रावित होते हैं। अमोनिया का नलिकाओं द्वारा स्राव्य होता है। प्रतिधारा क्रियाविधि हेनले लूप की दो भुजाओं और वसा रेखा के बीच कार्य करती है। निश्चित जैसे अवरोही भुजा में नीचे उतरता है वैसे वैसे सांद्र होता जाता है, लेकिन आरोही भुजा में पुनर्तन हो जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा विद्युत अपघट्य और कुछ यूरिया अंतराकाशीय स्थल में बचे रहते हैं। डीसीटी और संग्रह नलिका निस्यंद को 4 गुना अधिक सांद्र कर देते हैं, अर्थात 300 ऑस्मो लीटर से 1200 ऑस्मो लीटर तक यह जल संरक्षण की उत्तम क्रियाविधि है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत प्राप्त होने तक किया जाता है। संकेत प्राप्त होने पर मूत्र मार्ग द्वारा इनका निष्कासन मूत्रण कहलाता है। त्वचा, फेफड़े और यकृत भी उत्सर्जन में सहयोग करते हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनको ये क्वेश्चन के आंसर जो अपने नोट्स में से ही मिल जाएंगे। जो भी वो कोचिंग या फिर ऑनलाइन से जो पढ़ते हैं उनके नोट्स बनाते हैं, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एंड अगले चैप्टर की एनसीईआरटी ऑडियो बुक में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।